ग्रेटर इजराइल में उसने बहुत सी पेशकदमी कर ली है। ये कोई मिथ नहीं है। जब अरब इजराइल जंग होती है और उसमें मेन प्लेयर जो था, मुखालफ जो था, वो मिस्र था, तो उस वक्त की जो वजीर आजम इजराइल थी गोल्डा मेयर, वो लेडी एक खातून थी। जब वो जंग जीत जाता है तो गोल्डा मेयर के अल्फाज लिखे हुए पड़े हुए हैं, तो वो कहती है कि आज मदीना की फतह का रास्ता हमवार हो गया। नाउज़ बिल्लाह। उसने ये कहा कि अरबों को पता नहीं है कि हमारे पास खुफिया हथियार है। ट्रम्प तो एक एक्सपेंशनिज्म का एजेंडा लेकर आ रहे हैं, लेकिन ये भी जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया कि ये दुश्मनों के खिलाफ नहीं बल्कि अपने एलाइज ही के खिलाफ मामलात हैं। 73 वॉर के बाद फिर एक अरेंजमेंट था कि एक बीच में बफर जोन था जो मेनली इजराइल और सीरिया के दरमियान है, और वहाँ पे एक माउंट है हेरमोन, बड़ा मशहूर है, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। वहाँ से अगर आप रडार्स वगैरह हो तो आप तुर्की, लेबनान, इजराइल और सीरिया में सारी एविएशन मूवमेंट को वो कर सकते हैं चेक। सऊदी वजारत खारजा ने ग्रेटर इसराइल पर मबनी नक्शे को मुस्तरद कर दिया। इसराइल के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ग्रेटर इसराइल का नक्शा जारी कर दिया, जिसमें उर्दन, शाम, लबनान और दीगर अरब ममालिक को इसराइल का हिस्सा दिखाया गया है। एक तो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है, बाकी ये बेसिकली तो धौंस धांधली है। लेकिन इसमें आई थिंक अभी जो बड़ी डेवलपमेंट है, ये आपकी बात ठीक है कि तकरीबन लोग कह रहे हैं कि दमिश्क से तकरीबन ये 25-30 किलोमीटर दूर है और वहां से बॉर्डर नजदीक है। कि तुर्की के प्रेसिडेंट का भी आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया कल। वो गए हुए थे गाजियान्टेप, जो कुर्दिश इलाका है तुर्की का, और वहां से बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट उन्होंने दिया है जी कि ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अभी कॉल कर रही है आई थिंक जो अपोजिशन है, जिन्होंने अभी कब्जा लिया है दमिश्क में, तुर्की को, कि आप मजीद फोर्सेस भेजें, बिकॉज अभी डिफेंस के लिए उनके पास कुछ नहीं है, बिकॉज वो बिजी है उसमें। तो मेरे ख्याल में अभी चीजें अभी आगे खुलेंगी, और खुदा ना खास्ता ये लोग कह रहे हैं कि शायद तुर्की और इजराइल के दरमियान भी कोई टेंशन क्रिएट हो सकती है। तो क्या इससे तो साहब इसराइल जो है वो हमले कर रहा है शाम पे, और इसमें रूसी तंसीबात भी वहां पर मौजूद हैं और अमेरिकी मौजूदगी भी वहां पर है, और इसके अलावा ईरान जो है उसका भी वहां पर काफी स्टेक है, तुर्की भी वहां पर है। तो क्या आप देख रहे हैं कि इजराइल अगर ये इस तरह हमला करता है और वहां पर जो है वो आलमी ताकतें, कहीं वहां पर बहुत बड़ी लड़ाई तो नहीं होने वाली और दमिश्क जो है वो तख्ता मश्क तो नहीं बनने वाला? जिसमें आपकी बात ठीक है, इसमें कुछ और रिपोर्ट्स भी हैं। देखें अभी इसमें अगर आप देखें तो पहले 6 मुतारक ग्रुप थे, मतलब सीरिया वाज नॉट अ मोनोलिथ कंट्री तो था ही नहीं। कम से कम 2015 ऑनवर्ड जो है ये 6 हिस्सों में डिवाइडेड था। नॉर्थ ईस्ट में कुर्द हैं जो रुजावा बोलते हैं इस इलाके को, हमने शायद आजाद एक सल्तनत कायम कर ली है। फिर ये कुछ टर्किश एनक्लेव्स थे, बाकी जो है एक अमेरिकन बेस के थे एनक्लेव है, और कुछ जो है इवन आईसिस के पास था, और बाकी बशर अल असद के पास तकरीबन आप 65% था। तो ये जो आई थिंक राउट हुआ है, बिकॉज उसमें आपको पता होगा कि सेक्टेरियन अंडरटोन बहुत ज्यादा रही। 73% सुन्नी है, और आई थिंक अल असद फैमिली ने बहुत ज्यादा हाई हैंडेडनेस रखी है पिछले 50 साल में, तो वो भी एक फैक्टर है कि अवाम भी तंग थी। बाकी इस वक्त आई थिंक ईरान का तो मेन जो फोर्सेस विड्रॉ कर चुकी हैं क्रॉस इनटू इराक। रशिया के बेसिस हैं लाइक ऊपर लताकिया में और नीचे फिर तर्तस में है, वो मेंटेन कर रहे, उनकी कोई अरेंजमेंट है कि इसको नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इजराइल ने अभी खुद क्लेम किया है कि पिछले आई थिंक 50 साल में सबसे बड़ा हवाई हमला उन्होंने किया। वो कहते हैं हमारी हिस्ट्री का सबसे बड़ा हमला हमने किया, और उसमें मेरे ख्याल कोई 478 अटैक कर चुके हैं। और उसमें उनकी कोशिश है कि सीरिया की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी थी कन्वेंशनल, चाहे वो नेवी थी, चाहे वो एयरफोर्स है, आर्मर है, उसको खत्म किया जाए, और कोई उसको रोकने वाला नहीं है। लेकिन अभी जो मेरे ख्याल में नई डेवलपमेंट यही है कि शायद तुर्की को स्टेप इन करना पड़ेगा, बिकॉज ये जो हाया तहरीर शाम है या HTS है, ब्रिगेडियर साहब अगर इसको कोई नहीं रोकता इसराइल को, तो इसराइल तो अपने मजमूम इरादों में आगे बढ़ रहा है, तो फिर वो शाम ले लेगा, शाम के बाद किसी और की बारी आ जाएगी, ग्रेटर इसराइल तो फिर इसी तरह बन जाएगा। जी, ग्रेटर इसराइल की बात हो रही है, उर्दन को भी क्लेम कर रहे हैं। और एक और खबर है कि जो रशियन मीडिया कह रहा है कि, या ईरानी मीडिया, कि अभी अमेरिकन शायद आईसिस के जरिए इराक में भी कोई कार्रवाई करेंगे। तो इसका मतलब है कि ये काफी फैलेगी। पहले ये से गजा, फलस्तीन और लेबनान तक थी, फिर सीरिया की लपेट में आया है। तो अगर ये फैलती है तो इसमें मेरे ख्याल में अभी जो लेट्स से रीजनल पावर्स उनको कुछ करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में यानी सर करबला से मदीना तक का उनका मजमूम इरादा जो है वो मौजूद है, क्या इसको आप पूरा होता हुआ देख रहे हैं खुदा न खास्ता?
जी बिल्कुल है। इसमें अगर आप देखें जो उनका फ्लैग भी है दो दरियाओं के दरमियान, तो वो बेसिकली दरिया फरात और दरिया नील के दरमियान का सारा इलाका जो है उसको क्लेम करते हैं। लेकिन इसमें मेरा ख्याल है अभी टर्की का एक बहुत बड़ा रोल होगा, क्योंकि जो स्टेटमेंट आई है और कुछ खबरें हैं कि शायद टर्किश फोर्सेस ने मूव किया भी है, अनकन्फर्म्ड है, बिकॉज एसटीएस ने कहा है कि कम से कम 50,000 आप दें, रेगुलर फोर्स आए और बॉर्डर्स को सिक्योर करें, हम अंदर जो है इसको स्टेबलाइज करें। तो कुछ लोग कह रहे हैं टर्की ट्रैप में आ जाएगा, लेकिन मेरे ख्याल में इवॉल्विंग सिचुएशन है और ये हर 48 घंटे में चेंज हो रही है। अच्छा, इसमें एक भी खबर देखना है और कि भी टर्की का क्या आ रही है, खबर और भी ब्रिगेडियर साहब आ रही है कि एक गार्डियन में छपी है कि ईरान तो तुर्की को भी जो है वो इल्ज़ाम दे रहा है, तो क्या तुर्की जो है इसमें तो हैंड इन ग्लव नहीं हो सकता इजराइल के साथ, उसकी अपनी सिक्योरिटी का इशू होगा? जी बिल्कुल, इसमें आई थिंक परसेप्शन इजराइल ये डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, और उसमें आई थिंक टर्की की अगर आप मजबूरियां देखें, बिकॉज उसमें जो कुर्दिश इलाका है वहां से बहुत ज्यादा टेररिस्ट अटैक भी होते रहे, और उन्होंने जो अरेंजमेंट किया था तैयब एर्दोगान, रशिया और ईरान के दरमियान कि ये जो है इसको बंद किया जाए, लेकिन जो कुर्दिश आई थिंक रजोवा स्टेट की बात हो रही है वहां से अभी, बल्कि हम पिछले दिनों टर्की में थे तो वहां पे 2 टेररिस्ट अटैक हुए हैं अंकारा और आई थिंक उसके सबब में। तो रशिया के मामले में तो शायद सीज फायर उनके आने से हो ही जाए, जब यूक्रेन पर पाबंदियां इन द सेंस के जो इस वक्त मिलिट्री एड दे रहे हैं वो ना दें, तो बहुत सी तब्दीलियां मैं देख रहा हूँ होने को जा रही हैं, ख़ास तौर पे यूरोप में। और देखिए ना, पावर्स ऑफ सेंटर कौन से हैं इस वक्त, जब कौन से होंगे, एक तो डेफिनेटली यूएस है, उसके बाद चाइना है, किसी हद तक आप कह सकते हैं अगर यूरोपियन यूनियन जो है बरतानिया के बगैर ये यकजा हो जाएं तो शायद ये एक नेक्स्ट सेंटर ऑफ पावर होगा। रशिया और चाइना साथ साथ चलेंगे, लेकिन इनके साथ ऑब्वियसली ईरान है, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, ईरान के, पाकिस्तान चाइना की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। अब देखना यह है कि अगर ये टैरिफ्स का इस्तेमाल होता है तो भारत के लिए भी तो इश्यूज हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक लिहाज से भारत को भी शय मिल सकती है कि वो आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पे फिर कोई मिस एडवेंचर करे, क्योंकि पाकिस्तान तो पूरी तरह तैयार है किसी भी ऐसे मिस एडवेंचर का जवाब देने के लिए। लेकिन अगले 4 साल काफ़ी अहम होंगे दुनिया के लिए। आया हम एक्सपेंशनिज्म की तरफ जाते हैं, क्यास की तरफ जाते हैं, एनार्की की तरफ जाते हैं, क्योंकि जो लिबरल ऑर्डर की बातें कर रहे थे सारे ममालिक वेस्टर्न दुनिया ख़ास तौर पे कि जो उनकी वैल्यूज़ हैं लिबरल डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ वो दुनिया भर में होनी चाहिए, वो तो अब ख़त्म होकर रह गई हैं लगता है। और ट्रंप को इसका कोई लेना देना नहीं है लिबरल वैल्यूज़ से, वो तो एक माइंडसेट रखते हैं, डिक्टेटोरियल माइंड, अथॉरिटेरियन माइंडसेट रखते हैं। वो चाहते हैं कि वो भी उसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर इतने पावरफुल हो जाएं कि वो जो डिसीजन भी लें, हालांकि अमेरिका में सेपरेशन ऑफ पावर का काम होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं, लेकिन वो अब सब लगता है कि सारे लोग इस वक्त ट्रंप ही को देख रहे हैं। और ट्रंप को चूँकि बहुत ज़्यादा अवामी जो पॉपुलर वोट बहुत ज़्यादा मिला है, एक तो इलेक्ट्रल वोट्स हैं, कॉलेज के वोट्स हैं, वो तो मिले ही मिले 312, लेकिन उसके अलावा उन्होंने कैमला हैरिस से ज़्यादा पॉपुलर वोट भी लिया। तो लोग ये समझते हैं कि शायद उनके पास जो इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना है कि आया फौरी तौर पे अगले 100 दिनों में क्या रिजल्ट दे सकते हैं, इकनॉमिकली अमेरिका को क्या फ़ायदा हो सकता है, ख़ास तौर पे अमेरिका के लोगों को क्या, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा, अमेरिका की एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और जो तो इकॉनमी जो है वो बेहतर होगी। हालांकि बाइडेन के ज़माने में अगर सच पूछिए तो इकॉनमी बेहतर ही थी, लेकिन ये है कि ट्रंप तो एक जो एजेंडा लेकर जा रहे हैं वो यही है कि जी ट्रंप में अमेरिका में सब कुछ होना चाहिए, अमेरिका